हेलो एवरीवन, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम नेट का सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे जो कि नवंबर 2017 में हुआ था। इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस हैं जो हम आज सॉल्व करेंगे। तो जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। निम्न में से कौन सा राग कल्याण थाट से नहीं है? ऐसा राग बताना है जो कल्याण थाट से उत्पन्न नहीं होता हो। तो छायानट आपका कल्याण थाट से उत्पन्न राग है, केदार आपका कल्याण थाट से उत्पन्न राग है, शुद्ध कल्याण भी आपका कल्याण थाट से उत्पन्न राग है, पर गोरख कल्याण जो राग है वो आपका कल्याण थाट से उत्पन्न राग नहीं है। ये आपका राइट आंसर है। जो गोरख कल्याण राग है वो आपका खमास थाट से उत्पन्न राग है। उल्हास कशालकार किसके शिष्य हैं? तो ये है गजानन राव जोशी के शिष्य हैं। भीमसेन जोशी जो है सवाई गंधर्व के हैं। और इसके अलावा जो अनंत मनोहर जोशी हैं वो है आपके बालकृष्ण बुआ। थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठाडी शब्द का अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है गीति का प्रकार। ये गीति का प्रकार नहीं है। गीति आपकी 4 प्रकार की होती है और शारंग देव के द्वारा आपकी 5 प्रकार की मानी गई है। लेकिन इसका ठाडी का शब्द का जो अर्थ है ये नहीं है। ना ही ताल का प्रकार, तबला वादक भी नहीं है अर्थ। संगीत जीवी समुदाय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये आपको जो नाम दिए हुए हैं, ये जो नाम है आपके, ये उपनाम दिए हुए हैं संगीत विद्वानों के। ठीक है, तो आपको इनका नाम बताना है कि क्या है। दरस पिया उपनाम जो है वो है आपका महबूब खान का। ठीक है, और जो प्राण पिया आपका उपनाम है ये है आपका विलायत हुसैन खान। आगे नेक्स्ट है आपका सबरंग। सबरंग जो उपनाम है वो है आपके बड़े गुलाम अली खां का। प्रणव ये है ओमकार नाथ ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका फर्स्ट। ठीक है, ये उपनाम जो है 1 नंबर में जरूर नेट के पेपर में मतलब पूछा जरूर जाता है ये। निम्न में से कौन निर्मल शाह के शिष्य नहीं थे? तो ये बताना है कि निर्मल शाह के शिष्य जो है वो कौन नहीं थे। तो ये है सादिक अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। पंच पाणी किसका नाम है? पंच पाणी एक प्राचीन ताल है जो आधुनिक काल में गाई बजाई नहीं जाती। अब निम्नलिखित में से कौन विचित्र वीणा वादक है? गुलाम मोहम्मद खान तबला वादक है, रजब अली खान बीन वादक है, अब्दुल अजीज खान जो है आपके विचित्र वीणा वादक है। तो राइट आंसर आपका ये होगा थर्ड। और असद अली खान है ये आपके रुद्र वीणा वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा घराने के ख्याल गायकों के सही समूह को चुनना है। मतलब आगरा घराने में जो गायक थे उनको सही समूह को चुनना है। तो नथन खां, विलायत हुसैन खां, खादिम हुसैन खां ये आपके आगरा घराने से संबंध रखते हैं। आगे नेक्स्ट भी देख लेते हैं। इनायत हुसैन, विष्णु दिगंबर, निसार हुसैन ये सब आपके ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। राजा भैया पूंछ वाले भी आपके ग्वालियर घराना से। अली बख्श खान आपके पटियाला घराना से। अब्दुल वहीद शंकर राव पंडित ये भी आपके ग्वालियर घराना से। और जो जसराज हैं वो मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्वर समुदाय किस वर्ण का उदाहरण है? वर्ण आपके बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। तो देखते हैं किसका एग्जाम्पल है ये। सा के बाद है रे। तो ये स्वरों का क्या क्रम हो रहा है? नीचे से स्वर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आपका आरोही क्रम। उसके बाद है गा गा। एक ही स्वर पर जब ठहराव किया जाता है तो आपका स्थायी वर्ण होता है। उसके बाद फिर है रे गा। तो स्वर ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, रे के बाद गा। तो ये आपका कौन सा वर्ण हो गया? आरोही वर्ण। रे सा। रे से सा हम एक स्वर नीचे उतर रहे हैं तो फिर ये उतरता क्रम हो गया, मतलब अवरोही क्रम। तो इस तरीके से ये आपका कौन सा वर्ण हो गया? संचारी वर्ण। संचारी वर्ण में क्या होता है? जब आरोही, अवरोही और स्थायी वर्ण का मिश्रण हो ये आपका क्या कहलाता है? संचारी वर्ण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? संचारी वर्ण।
निम्नलिखित स्वर समुदाय किस राग का है? रे रे पा, मा पा धानी पा, जो नी है आपका कोमल है, मा पा मा। तो ये जो स्वर समूह है ये आपके राग गौड़ मल्हार के हैं, और जो राग गौड़ मल्हार है ये आपका खमास थाट से उत्पन्न राग है, और बाकी जो आपके राग हैं तीनों ये आपके काफी थाट से उत्पन्न राग है। निम्नलिखित में ब्यार लय कौन सी है? ब्यार लय है आपकी 1 सही 3/4 यानी कि 7/4। गुल्लू शब्द किस वाद्य से संबंधित है? गुल्लू जो शब्द है वो आपके सितार वाद्य से संबंधित है। सितार का जो आविष्कार था वो मीर खुसरो ने किया था। और जो गुल्लू है वो गुल्लू सितार का वो भाग होता है जहां डांड व तुम्बा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है कि हुमफित शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? यह आपके गमक से संबंधित है। गमक के उत्तर भारतीय संगीत के अनुसार 15 प्रकार माने गए और संगीत प्रजाति के अनुसार भी गमक के 15 प्रकार माने गए हैं, और दक्षिणी संगीत के अनुसार गमक के 10 प्रकार माने गए हैं। और हुमफित गमक होता क्या है बता दो। जब हृदय से जोर लगाकर स्वरों का उच्चारण होता है तब यह आपका हुमफित गमक कहलाता है। ध्रुपद गायकी में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अधोदशक स्वर के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका है मध्यम स्वर। माय म्यूजिक माय लाइफ ग्रंथ के लेखक जो हैं पंडित रविशंकर जी हैं। रविशंकर का जो जन्म है वो 7 अप्रैल 1920 को एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। निम्न में से कौन सा राग आशय राग है? आशय राग वो होता है जो अपने ही थाट से उत्पन्न राग होता है। तो आपको पता है कि उत्तर भारतीय संगीत में आपके 10 थाट है, उसमें एक पूर्वी भी एक थाट है, तो पूर्वी थाट से ही उत्पन्न एक पूर्वी राग है। जो अपने थाट से उत्पन्न हो राग वो आपका आशय राग कहलाता है। तो ये आपका पूर्वी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चतुर्थ जाति त्रिपुट ताल की मात्रा संख्या है, तो ये है 8। उस कथन का चुनाव करें जो कि सही नहीं है। तो फर्स्ट देखते हैं राग ध्यान सिद्धांत का रस भाव से घनिष्ठ संबंध है। ये बात बिल्कुल ठीक है। मध्यकाल में उत्तर दक्षिण दोनों पत्तियों में राग रागने की अवधारणा प्रचलित रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है। संगीत दर्पण तथा संगीत मकरंद राग रागनी वर्गीकरण से संबंधित ग्रंथ है। ये भी ठीक है। भरत ने राग ध्यान का उल्लेख किया, तो ये बात रोंग है। भरत ने राग ध्यान के बारे में नहीं बताया था, इन्होंने ध्रुवा गीति के बारे में बताया था। जैसा कि पता ही आपको कि राग के बारे में जो बताया गया है वो मतंग मुनि ने बृहदर्शी ग्रंथ में बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जाति में प्रबंध के 6 अंगों का होना अनिवार्य है? तो आपके जो दीपनी में है 4 अंग होते हैं, मेदनी में आपके 6 अंग होते हैं, भावनी में आपके 3 अंग होते हैं, और तारावाली में आपके 2 अंग होते हैं। कितने पूछे अंग? 6। तो ये आपके मेदनी में होते हैं। साम संगीत में अलंकारिक प्रयोगों के लिए किन परिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है? वो आपका सेकंड है विनत और अत्युत्क्रम। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जनक जनय अवस्था का उल्लेख नहीं किया? जन्य जनक अवस्था थाट राग वर्गीकरण है आपका, तो ये मतंग ने जनक जनय अवस्था का उल्लेख नहीं किया है। भातखंडे के अनुसार आवाज के परिष्कार हेतु किन तत्वों का होना आवश्यक है? आवाज ठीक प्रकार से निकालना है, बिल्कुल ठीक है। ये आवाज की स्थिरता, ये भी ठीक है। श्वास नियंत्रण, ये भी ठीक है। रागों की तकनीक की समझ, ये रोंग है। इन्होंने ये 3 पॉइंट्स बताए हैं, तो आपका ABC राइट आंसर होगा। तो ये आपका है सेकंड राइट। जिस राग में पंचम का प्रयोग नहीं होता उसे इंगित कीजिए। तो सोहनी आपका ऐसा राग है जिसमें 5 स्वर का प्रयोग नहीं होता, और जो सोहनी राग है आपका मारवा थाट से उत्पन्न राग है। और सुहा गौड़ मल्हार बहार ये आपके सब काफी थाट से उत्पन्न राग है। भिन्न को चुनिए, जो लग है उसको निकालना है। रोशनारा बेगम, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और हेमत खान, ये आपके जो आगे 3 वाले हैं, ये आगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये आपके किराना घराने से संबंध रखते हैं, और जो रहमत खान है आपके ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। तो ये सबसे अलग हो गए, तो इसका आंसर क्या होगा? राइट 4th। लोचन के श्रुति स्वर स्थानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि श्रुति स्वरवस्था कैसी थी लोचन की जो थी। सा को इन्होंने चौथी श्रुति पर रखा, रे को 7वें पे, ग को 9वीं पे, म को 13 पे, प को 17, ध को 20 और नी को 22। अब देखते हैं
रे को इन्होंने 7वीं श्रुति पर रखा है, बात बिल्कुल ठीक है। म को इन्होंने 13वीं पे रखा है, ठीक है। प इन्होंने 16वीं पर नहीं 17 पर रखा था, इसलिए ये जोड़ी सही नहीं है। तो ये थर्ड आपका राइट आंसर होगा। नी आपका 22 पर है, यहाँ पे भी ये 22 पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बिहाग को बिहागड़ा से अलग करने वाले स्वर को इंगित कीजिए। जो बिहाग और बिहागड़ा राग हैं, ये दोनों ही बिलावल थाट से उत्पन्न राग हैं, लेकिन बिहाग राग में नी शुद्ध का प्रयोग किया जाता है और बिहागड़ा राग आपका ऐसा है जिसमें कोमल नी और शुद्ध नी दोनों का प्रयोग होता है। तो ये आपका जो अलग करने वाला स्वर है ये आपका कौन सा है? कोमल नी। आपका थर्ड आंसर राइट होगा। निम्नलिखित में से किन रागों में नी कोमल है, निधा निसा स्वरावली का प्रयोग किया जाता है? तो मियाँ की सरंग, मियाँ मल्हार, बहार, ये आपके तीनों राग ऐसे हैं जिसमें निधा निसा स्वर का प्रयोग किया जाता है। और सुर मल्हार जो राग है इसमें जो प्रयोग किया जाता है वह आपका निधा मा पा कोमल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड, ए बी सी। थर्ड देखते हैं, ग्रंथों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। अनूप संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है ये 16वीं शताब्दी में लिखा गया। और स्वरमेल कलानिधि जो ग्रंथ है वो रामा मात्या के द्वारा 1550 में लिखा गया। राग तत्व विबोध है ये 18वीं शताब्दी में लिखा गया। और बृहदेशी ग्रंथ जो था वो 8वीं सदी में लिखा गया। तो अब हमें क्रम के अनुसार लगाना है। सबसे पहले कौन सा होगा? बृहदेशी ग्रंथ, फिर 8वीं के बाद स्वरमेल कलानिधि, उसके बाद अनूप संगीत रत्नाकर, फिर होगा आपका राग तत्व विबोध। तो जो आपका राइट आंसर बनेगा वो है आपका सेकंड, डी बी ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम ग्राम एक पंचम है। मध्यम ग्राम में जो पंचम है उसमें कितने श्रुतियों का अंतर आता? तो जो देखते हैं, षट श्रुतिक, त्रिश्रुतिक, पंचश्रुतिक, चतुश्रुतिक। मध्यम ग्राम में जो म से प तक की श्रुति की दूरी थी ये आपकी 3 श्रुतियों की है, जबकि आपके षडज ग्राम में जो म से प तक का जो श्रुति अंतर था वो 4 श्रुतियों का था। मध्यम ग्राम में 1 श्रुति कम हो गया था इसका अंतर, तो इसका राइट आंसर होगा त्रिश्रुतिक। मेल प्रस्तार की सुविधा की दृष्टि से किन स्वरों को रा, री तथा रू की संज्ञा दी गई है? यह आपका कर्नाटक संगीत में है। ऐसा कर्नाटक संगीत में रा, री तथा रू है जो ये स्वरों को एक संज्ञा दी गई थी। आपका जो राइट आंसर है वो फोर्थ है। शुद्ध ऋषभ को रा की संज्ञा दी गई, पंचश्रुतिक ऋषभ को री की और षट श्रुतिक ऋषभ को रू की। संगीत रत्नाकर पर किन विद्वानों द्वारा टीका लिखी गई है? कलीनाथ के द्वारा, केशव के द्वारा, सिंघुपाल या फिर अभिनव गुप्त। इन तीनों के द्वारा जो संगीत रत्नाकर पर टीका की गई है। और अभिनव गुप्त ने जो टीका की थी वो नाट्य शास्त्र ग्रंथ पर की थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, ए बी एंड सी। यदि राग मारवा के मंत्र ध को स मान लिया जाए तो ध, नी, रे, गा, मा, म जो है आपका तीव्र है। स्वरावली से किस अन्य राग के स्वरों की प्राप्ति होगी? तो आपका वो है वृंदावनी सारंग राग। राग विज्ञान के लेखक कौन है? राग विज्ञान के जो लेखक है वो विनायक राव है। ओंकार नाथ ने लिखा था जो ग्रंथ संगीतांजलि, और विमल कांत के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो आपका भारतीय संगीत कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। ये आपको थाटों के नाम दिए हुए हैं, इसको हमें दक्षिणी संगीत के अनुसार बताना है कि दक्षिणी संगीत में इनको क्या कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं खमाज थाट। खमाज थाट को दक्षिणी संगीत में हरि काम्बोजी के नाम से जाना जाता है। आगे है आपका भैरव, भैरव को माया मालव गोड़ के नाम से। आगे है आपका काफी, काफी को खरर प्रिया के नाम से, और असावरी को नट भैरवी के नाम से। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो है आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है इसको भी। राग दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका फकीर उल्ला के द्वारा लिखा गया है। नगमाते आसफी मोहम्मद रजा के द्वारा। रस कौमुदी श्रीकंठ के द्वारा। और रागमाला है आपका पुंडरीक विठल के द्वारा ये ग्रंथ आपका लिखा गया है। तो आपका फर्स्ट राइट आंसर है।
मागधी शब्द किसके प्रकार है? मागधी जो शब्द है ये गीति के आपके 4 प्रकार माने गए थे। तो उन्हीं 4 प्रकारों के जो नाम है मैं आपको बता दूं, मागधी, अर्धमागधी, संभाविता और प्रतुता। तो आपका राइट आंसर क्या है? गीति। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पत्ती में सम और खाली के लिए किन चिन्हों का प्रयोग होता है? तो सम के लिए 1 और खाली के लिए प्लस का। संगीत दर्पण में कौन सा वर्गीकरण दिया गया है? तो शुद्ध, छाया, लघु, संकीर्ण, इन तीनों रागों का वर्गीकरण संगीत दर्पण में दिया गया है। भातखंडे ने 10 ठाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किया? ये जो दक्षिण संगीत के विद्वान थे व्यंकटमुखी के 72 मेल द्वारा भातखंडे ने 10 ठाटों को व्यवस्थित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत में क्या पाया जाता है? तो चित्रकला क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। चित्रकला में भावों को रंगों आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मानसिकता का प्रयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है कि कैसे हमें चित्र को बनाना है, उसके लिए सारी रूपरेखा तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मूर्तिकला। इस कला में विषय वस्तु की तैयारी की जाती है। इसमें कलाकार मूर्ति बनाकर अपने भावों को प्रकट करता है। पत्थर, धातु आदि को काटकर सजीव या निर्जीव वस्तु के रूप में ढाला जाता है। तो इसका फर्स्ट ही राइट आंसर है आपका, रूपरेखा और विषय वस्तु। सांगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि विकार को यंत्र काकू कहते हैं। जब वाद्यों में ध्वनि विकार होता है तो आपका ये यंत्र काकू कहलाता है। तीसरे स्थान में आलाप को प्रस्तुत करते हैं अर्धस्थित स्वर। वाजिद अली शाह के दरबार में किस गान विधा को लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो ये है ठुमरी। वाजिद अली शाह को अख्तर पिया उपनाम से जाना जाता था। इनका जो उपनाम था वो क्या था? अख्तर पिया। और उन्होंने बहुत सी संगीत की रचनाएं भी की। एक इनकी जो ठुमरी है वो काफी प्रसिद्ध है, बाबुल मोरा नोहर छूट न जाए। नेक्स्ट देखते हैं, संगीत रत्नाकर में कुल कितने स्वरों का उल्लेख है? तो संगीत रत्नाकर में कुल 19 स्वरों का उल्लेख है, 7 शुद्ध और 12 विकृत। ध्रुपद और उसके विकास के लेखक कौन है? आचार्य कैलाश चंद्र बृहस्पति। और ओमकार नाथ ठाकुर जो है ये हैं संगीतांजलि के। सेकंड ठाकुर जयदेव सिंह है जो आपके गीत गोविंद। मान सिंह तोमर मानो कुतूहल। श्रीनिवास किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो संगीत सारा अमृत है जो इसके जो लेखक हैं वो राजा तुलजा हैं। और संगीत समय सार के जो लेखक हैं वो है आपके पार्श्वदेव। राग तत्वबोध श्रीनिवास इसके लेखक हैं। और राग तरंगिणी के जो लेखक हैं वो है आपके लोचन। निम्नलिखित में से किन गुणों का होना वाद्यकार में आवश्यक है? तो मातु और धातु। मातु और धातु का अर्थ है वाद्यकार में क्या है? जिससे पद और संगीत दोनों का ज्ञान हो वो आपका मातु और धातु कहलाता है। कव्वाली गान विधा का अवतरण अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो इसके ज्ञाता रहे हैं। निम्नलिखित में से वास्तविक शोध कार्य शुरू करने से पहले किस महत्वपूर्ण अवयव का होना आवश्यक है? तो यह है रूपरेखा। किसी भी शोध को करने से पहले रूपरेखा तैयार की जाती है कि किस विषय में शोध की जाएगी। सुशीर वाद्य कौन सा है? सुशीर वाद्य आपका है नफीर। और सुशीर वाद्य वो ऐसे वाद्य होते हैं जिसमें जो ध्वनि है वायु के प्रवेश द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हारमोनियम में जो ध्वनि है वो वायु जब उसमें प्रवेश करती है तभी उसमें से आवाज बाहर निकलती है। थैंक यू।